हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आइए आज एनसीईआरटी 7th ज्योग्राफी के डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी का ये आज लास्ट टॉपिक होगा। 2 टॉपिक है, 9th एंड 10th का टॉपिक, जो कि आज 7th का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है ना कंप्लीट हो जाएगा आपका। आइए तो देखते हैं, है ना, रीड करेंगे। क्या पूछा है? जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा है ना घास स्थल है। पकने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करती है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। आइए प्रेरी के बारे में देखते हैं क्या बोलता है। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? साधु। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान व पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में ये घास का विशाल क्षेत्र अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ वहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ की भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में ये घास की सागर है। क्या है? देखिए पूरी दुनिया, यह प्रेरी का चित्र। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए। उत्तर अमेरिका का मानचित्र आप देखेंगे। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, कनाडा के कुछ भागों तक फैले। अमेरिका की प्रेरी का अपवाहन, है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम है, मिसिसिपी की सहायक नदियां कनाडा के प्रेरी अपवाह से पिचवान नदी की सहायक नदियां करती है। आइए आपको अमेरिका का जरा मैप बना के दिखाते हैं, फिर ये बात करें, है ना। तो ये मिस्टेक हो गया, बात करें हम अमेरिका की। देखिए अगर हम अमेरिका की बात करें तो क्या बोल रहा है? प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, अमेरिका के कुछ भागों में मिसिसिपी, यहाँ पे एक नदी है ना, ये वाला भाग में आपको पाया जाएगा। पश्चिम में ये आपका वहाँ की पर्वत है ना, रोगी पर्वत है, ये रोगी पर्वत श्रृंखला है वहाँ का, है ना। इस तरह से बात करता है। ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, यह का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासी जैसे अपराचिको, क्री तथा पानी को भी निवास स्थल रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है। ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है ना, क्योंकि आर्कटिक ध्रुव वृत्त में आता है ये वाला एरिया में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है जो है ना, एशिया और अमेरिका को अलग करता है, रशिया ने साउथ अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका है ये देखिए यहाँ पे ग्रेट बैरियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है ना, अथाबास्का झील है, ये हडसन की खाड़ी है, बे ऑफ हडसन, ये लेब्राडोर स्ट्रेट है, लेब्राडोर सागर है, बफिन बे है, ब्यूफोर्ट सागर है ना, बिस्के की खाड़ी है, ये देखिए अटलांटिक महासागर है यहाँ नीचे। ये आपको मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर भी क्या कर दिया है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ये कैरिबियन सागर है, ये है मैक्सिको आपका। यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा इसका पैसिफिक में। तो ये अमेरिका का ये वाला जो एरिया है, ये है रॉकीज पर्वत, है ना, और ये वाला एरिया ये है प्रेरी, ये है प्रेरी घास का मैदान, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये कनाडा, कनाडा ये वाला पार्ट यहाँ से ऊपर, ये कनाडा का पार्ट है पूरा, है ना। आगे तरह देखते हैं। चिनूक के बारे में दिया है। चिनूक, चिनूक एक गर्म पवन है। कैसा है? हॉट विंड, जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। जलवायु के बारे में देखते हैं। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यह चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। कैसी जलवायु है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया जाता है, क्योंकि कनाडा बर्फीला एरिया है, क्योंकि ध्रुव की तरफ है ना, पोलर एरियाज है वो। यहाँ वर्षा सामान्य होती, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में चिनूक मानक का एक स्थानीय पवन बहती है। देखिए
अब कहते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है ना। प्रेरीज सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, यानी पेड़ के जैसा जो पौधा होता है उस तरह नहीं होता है। यहाँ जल उपलब्ध होता है, वहाँ शरपत यानी विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश की कृषि के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र में मुख्य फसलें मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फाल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाले घास छोटी एवं नुकीली होती है। यह प्रदेश मवेशियों के पालने के लिए उपयुक्त है। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। बाइसन ये अमेरिकी भैंस है, ये देखिए ये बाइसन है, अमेरिकी भैंस है, इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव में खरगोश, कायोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता है। कंबाइन संयंत्र के बारे में, टूल्स की अगर हम बात करें, यह है काउबॉय। देखिए अब एक मशीन जो बुआई, जुताई, थ्रेशर तीनों का कार्य करता है, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन संयंत्र, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर है। कनाडा के प्रेरी प्रमुख नगर में अगर बात करें, एडमंटन, सस्क्वाटून, कैलगरी एवं विनिपेग है। आइए वहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं। इस प्रदेश के लोग काफी परिश्रमी होते हैं, यानी मेहनती होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक, है ना, संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन का उपयोग से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रेरी सबसे ज्यादा, है ना। दुग्ध दूध उत्पादन एवं अन्य प्रमुख उद्योग में डेयरी मिल्क, डेयरी क्षेत्र की अगर बात करें, ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है ना। दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन में व्यापार स्तर पर, व्यापक स्तर पर, एक कम्प्रिहेंशन लेवल पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन लोग का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ना, अमेरिका की अगर हम बात करें। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार, सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण ये क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रदेश भी बन गया है। ये देखते हैं वेल्ड के बारे में दिया है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया। आदिवासी जो डच लोग रहते थे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो वो लोग इसका नाम वेल्ड दिया था। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ आपने घास को उगते हुए देखा है। उदाहरण के लिए लॉन, क्रिकेट का मैदान, पास्टो मार्ग की दरारें इत्यादि। हर जगह तो नहीं होती है, क्योंकि जब हम पोलर एरियाज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे, है ना, ग्रासलैंड आपको बहुत ही गिन, लेकिन वहाँ की भी अलग अलग विशेषता है। उस तरह का, है ना, जो बायोम है वहाँ पे पाए जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसमें प्रेरी में कौन सी ऋतु होगी, ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। आइए देखते हैं वेल्ड के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं, प्लेट्यू में होते हैं। यह ड्रैकसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में क्या है, कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और वेल्ड के बारे में देखिए। यहाँ पे लिम्पोपो नदी के बारे में बात कर रहा है, सिंचित करता है ना। देखिए इसके अगर हम बात करें अफ्रीका कंटिनेंट की, आइए देखते हैं इसका कुछ वहाँ के बाउंड्रीज के बारे में, किसके साथ शेयर करता है। देखिए इसके अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है, किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ, है ना। इधर आ जाए तो एशिया के साथ लगती है ना, जो अरबियन पेनिनसुला है उसके साथ लगती है, अरब प्रायद्वीप, है ना। थोड़ा ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो ये इंडियन ओशन से लगते हैं, हिंद महासागर। ये कौन सा है, ये है आपका मोजाम्बिक चैनल बताना है आपको, ये है मेडागास्कर आपका। और देखिए इधर वेस्ट साइड में आपका अटलांटिक महासागर है ना, यहाँ पर भी अटलांटिक महासागर होगा। ये साउथ अटलांटिक महासागर है। और इससे कौन कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है,
और यहाँ पे कौन सी रेखा गुजरती है, ये विषुवत रेखा, ये मतलब इक्वेटर गुजरती है, जीरो रेखा, जीरो लाइन है ना, और कर्क रेखा भी गुजरती है। तीनों एक ऐसा कंटिनेंट है ये। बात कर रहा था वर्ल्ड के बारे में, है ना। ये देखिए ये है जोहान्सबर्ग है, प्रिटोरिया यहाँ का जगह का नाम है ना, जोहान्सबर्ग किंगडम। यहाँ देखिए ऑरेंज नदी है और ये लिम्पोपो नदी है ना। तो आपको बताना है अभी G20 का जो बैठक हुआ है अफ्रीका में किस जगह पे हुआ है ना। ये जोहान्सबर्ग में हुआ है, मैंने कमेंट करके आपको बताना है इसके बाद कहाँ पे हुआ है। आइए जलवायु के बारे में देखते हैं, क्लाइमेट के बारे में क्या पूछा है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण, है ना, क्या कहता है ये, इंडियन ओशन के प्रभाव के कारण वर्ल्ड की जलवायु नम होती है ना, थोड़ी नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंड महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री, है ना, सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीने में होती है। वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त के महीनों में वर्षा कम होती है तो ये सूखाग्रस्त क्षेत्र हो सकता है। देखिए तेंदुआ का चित्र दिया गया है। आइए देखते हैं वनस्पति जात के बारे में। ये वनस्पति विरल अधिकतर स्थल घास से ढके हुए होते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मरोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते दिखेंगे आपको। अगर प्रमुख जानवर की अगर यहाँ बात करें, वाइल्ड लाइफ एनिमल की अगर हम बात करें तो यहाँ शेर पाया जाएगा आपको, है ना, जहाँ पढ़ते हैं ना, अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन टाइगर्स ना, तेंदुआ मिलेंगे आपको, चीता मिलेगा, कुड्डू भी मिलेगा आपको। आइए निवासी के बारे में देखते हैं वहाँ पे। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है ना। भेड़ पूछ लेगा मुख्य व्यवसाय क्या है, तो भेड़ है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। इसे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिना भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। मेरिना जो एक भेड़ की जो स्पीशीज है, प्रजाति है, वो बहुत ही प्रिय, यहाँ का लोकप्रिय है। दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन का ये दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है यहाँ का। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दूध पदार्थों का उत्पादन जो डोमेस्टिक उपयोग है, यूटिलाइज है, उसको है ना एक्सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है ना। अपना भी कंजप्शन में, डोमेस्टिक लेवल में भी इसका कंजप्शन होता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इस तरह की बातें कर रहा है। आइए वेल्ड के बारे में देखते हैं। वेल्ड में खनिज की प्रचुर भंडार है। जो मिनरल्स हैं ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। क्या है, सोना और हीरा। जोहान्सबर्ग को विश्व का स्वर्ण की राजधानी कहा जाता है ना, गोल्ड की राजधानी कहा जाता है जोहान्सबर्ग को, है ना, जो कि अफ्रीका में है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका, है ना, ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये बताना है, सॉल्व करना है। मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा। बताइए कितनी कौन अलग, अफ्रीका तो अलग कंटिनेंट है, कनाडा को देखें तो बर्फीला वाला एरिया में है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है, वेल्ड का, पास का, प्रेरी का, तो वेल्ड का। प्रेरी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये ड्रैगन्सबर्ग किसके बारे में बात कर रहा है, ये अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में। मेरीना प्रजाति है किसकी, भेड़ की, है ना, मछली की, हाथी की, तो मेरीना भेड़ की प्रजाति। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, प्लेटिनम के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए, वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये सारे एरिया इसमें मिलानी है ना। चलिए देखते हैं, लास्ट चैप्टर है, सेटी का 10वां चैप्टर है, देखते हैं। रेगिस्तान में जीवन के बारे में, जो डेजर्ट के बारे में बोलते हैं उसके बारे में, कि वहाँ की लोग कैसे जीते और वहाँ का वाइल्ड लाइफ क्या है, वहाँ का इकोसिस्टम क्या है ना,
वहाँ का वो किस तरह बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का बायोम कैसा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, विरल वनस्पतियों में चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि रेगिस्तान उस एरिया को बोला जाता है ना, जहाँ पे सिर्फ क्या हो, एकदम हाई लेवल का टेम्परेचर और बालू ही बालू हो, साल्ट मतलब बालू ही बालू हो। तो उस तरह की कोई बात नहीं है। अगर हम लद्दाख की हम बात करें, ये वाला एरिया भारत की है ना, यहाँ पे ये भी तो एक तरह से मरुस्थल है। ये लद्दाख की बात करेगा हम, ये भी कोल्ड डिजर्टिफिकेशन है पूरा, यहाँ पे ठंडा मरुस्थल है ये। गर्म रेगिस्तान के बारे में देखते हैं। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा का रेगिस्तान पता लगाइए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 8.5 लाख कितना है स्क्वायर किलोमीटर में फैला। अगर भारत के क्षेत्रफल बात करें तो कितना, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका 8 लाख क्या है वो अफ्रीका में मात्र क्या है, अफ्रीका कंटिनेंट में ये रेगिस्तान में फैला हुआ है। यदि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितना देशों से घिरा हुआ है? उसकी बाउंड्री टच करते 11 देश। इसमें है अल्जीरिया है, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, है ना। इसको मैप के थ्रू आपको बनाना है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरना वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उस्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है ना। यहाँ देखिए दिया है इसमें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। देखिए यहाँ पे वह है कि पूरा हरा भरा एक तरफ क्या था, मैदान था। अगर हम बात करें कि जो हमारा जो भारत का जो मैदानी एरिया है, अगर अरावली को अगर काट दिया जाए तो आपको कुछ साल वाला बात है, जो जोग्राफिकल जो चेंजेस होते हैं एक दिन में नहीं होता है, सालों लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो आपको भी उसी तरह की है ना देखा जाएगा, एक मरुस्थल एरिया बन जाएगा अगर अरावली को काट दिया जाए। लेकिन यहाँ देखते हैं, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते हैं। हाथी है ना, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। आइए देखें इसका मैप के थ्रू क्या बात कर रहे हैं। ये है वो 11 देश जिसमें ये 8 लाख कितना 8.54 स्क्वायर किलोमीटर पर क्या है, सहारा का है ना, अफ्रीका सहारा का ये डिजर्ट रेगिस्तान है। ये विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है। तो ये देखते कौन सा है, ये मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा, उसके बाद मोरक्को, ट्यूनीशिया, है ना। उसके बाद कौन सा देश हो जाएगा आपका, ये देखिए इरिट्रिया, फिर सूडान, चाद, नाइजर, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, यानी ये 11 देशों में फैला हुआ है। ये है सोमाली राज्य, सोमाली जिसको डाकू कहते हैं, सोमालियन डाकू, है ना। और ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी और ये रेड सी इसके बीच में, और ये पता नहीं कौन सा यहाँ पे स्टेट है ना। आइए देखते हैं जलवायु के बारे में। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है ना, लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। बताइए, देखिए ये मकर रेखा यहाँ पे दिया गया है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी कुछ ही समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित होता है, जो आकाश है वो बादल रहित होता है, वो निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है, वेपराइजेशन होता है। यहाँ दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत व नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप के विकिरण होने से ताप के विकिरण से रेडिएशन से होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंड हो जाती है, तापमान गिरकर हिमांक का बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आइए वनस्पति जात एवं प्राणी जात, वहाँ का वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कैसे हैं, वहाँ के प्राणी जात यानी जीव चीजें कैसी हैं।
सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कैक्टस मिलेंगे, कोई खजूर के पेड़, एकोशिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर अमर उद्यान यानी पार्क पाए जाएंगे। खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित एक द्वीप पाया जाएगा, आइलैंड की तरह आपको दिखेगा। ये देखिए, ऊंट मिलेगा आपको, लकड़बग्घा मिलेगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, छिपकलियां, प्रमुख जीव जंतु है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में मरुस्थल, ये मरुद्यान एकदम बिल्कुल। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार यह क्या हो सकता है? ये लोग के बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति, ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो वहाँ के बारे में दिया है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नीली घाटियों को घाट लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सीम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज, संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस प्रोडक्ट का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में पर्याप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में अगर बात करें तो परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन, ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंट का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत भी बहुत सारे वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, है ना। आइए देखते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है ना, गड्ढा बन जाता है। जहाँ गर्त से भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर जल सतह पर आ जाता है तो हमारे उद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, रहने लगते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी-कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये देखते हैं, यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान, अभी रेगिस्तान की बात हम लोगों ने कर रहा था। शब्द की उत्पत्ति, लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, है ना, जो माउंटेन पासेस होते हैं। लद्दाख का अर्थ है देश, यानी पर्वतीय दर्रा वाला देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक दर्रास है, एक दर्रास लद्दाख में स्थित है ना। ये देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर को पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। हाँ। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों में महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां है, ग्लेशियर्स हैं जैसे ग्रेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात में तापमान 0 - 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। क्योंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र है ना, रेन शेडो एरिया में है, तो यह वर्षा बहुत ही कम होती है। आइए जरा देखते हैं, ये देखिए, यहाँ है क्या, यह लद्दाख वाला एरिया ये, है ना। यहाँ पे देखिए, ये शोक नदी है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये शोक नदी, यह लद्दाख, यह है कारगिल, यह है जोजिला दर्रा और ये है जम्मू कश्मीर। पहले क्या हुआ करता था, है ना, यूनियन टेरिटरी हुआ, भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था लद्दाख, भारत का। और आज के डेट में ये क्या है, लद्दाख भारत का क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर को भी क्या बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोनों को, है ना। तो यहाँ पे विवादित है चाइना के साथ हम लोग का ये। आइए देखते हैं,
यहाँ की वनस्पति के बारे में जरा देखते हैं। 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। इस क्षेत्र में बर्फीली हवाओं, तेज चलने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आप पेड़ छाया में, तो आप एक साथ समय पर उष्माघात और तुषारघात को ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापचा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी ग्लेशियर की भूमि, बर्फीला भूमि, है ना। वनस्पति जात एवं पुरानी जात के बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण, है ना, ह्यूमिडिटी के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं-कहीं पर घास की छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सर्पतिन, विलो का पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, मखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रोबिन, रेडस्टर, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं होप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी है जो माइग्रेट बर्ड्स है, उसके बारे में देखते हैं। लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक में विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं में दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक को दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है ना। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, ये जो वजन में हल्का या अत्यधिक गर्म होता है ना। आइए देखते हैं लोगों के बारे में। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के मिडिल ईस्ट के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग तो मुसलमान हैं। यह बौद्ध वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गुफा के साथ स्थित है ना। बौद्ध धर्म यहाँ पे है, क्योंकि तिब्बत जो है, दलाई लामा की बात करें, है ना, जो हमारे क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है, दलाई लामा जो है वो चाइना कहता है कि नहीं, वो मेरा पार्ट है, तिब्बत का पार्ट है, मतलब चाइनीज पार्ट है, लेकिन नहीं, दलाई लामा क्यों बोलता है वो भारत में क्यों रह रहा है, इस तरह से विवाद होता है। हेमिस थिक्से लामाइरू, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग के द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह की जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में आपको जानना है। आइए देखते हैं कुछ। मनाली लेह राजमार्ग दर्रा, 4 दर्रा जो गुजरात है, रोहतांग, बारालाचा, लुंगलाचा एवं टांगलांग ला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब ये बर्फ मार्ग से हटा दिए जाते हैं। देखिए बारालाचा आपको बताने किससे किससे जोड़ता है, पासेस के बारे में बात हो रहा है। यहाँ की अगर मुख्य, है ना, एक्टिविटीज की बात करें, पर्यटन है। लद्दाख की ये देखिए महिलाएं इस तरह की कपड़ा पहनती है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों में यानी ग्लेशियर में सैर उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधन की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में? कहाँ था? उत्तरी भाग में था। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है ना? ठंडा है, गर्म है, मृदु है, तो ये गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी क्या है? ईसाई या मुसलमान, बौद्ध या मुसलमान? तो बौद्ध या मुसलमान है। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति, अधिक घर्षण, अल्प जलवाष्पन, तो यह है विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किसके लिए? चर्च के लिए। हेमिस के बारे में पूछे तो बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र की बात कर रहा है ना। आपको ये मिलाना है ना, इसके साथ। और रेगिस्तान में अत्यधिक वनस्पति अल्पव्यय वनस्पति क्यों है, इसका कारण भी बताना है ना। तो ये एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, आपको बता देते हैं।
एनसीईआरटी ये 7th का था ज्योग्राफी, जो कि आज कंप्लीट हो गया है ना। तो अब इस तरह से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, एक बार रीड करें, अगर फर्स्ट बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं नोट्स आपको बना के डाल दूंगा, है ना। आप वहाँ से ये कर सकते हैं। तो आपको एक दिखाते हैं मैप के थ्रू कुछ बना के किस तरह से आपको करना है। भारत का मैप बनाना है आपको इस तरह से, है ना। थोड़ा ये मिस्टेक हो सकता है, इसमें आपको हिमालयन रीजन दिखाना है, इधर वाला एरिया, और ये थार वाला एरिया बताना है, ये भारत का प्लेट्यू बताना है, इधर नॉर्थ ईस्ट को दिखाना है, माउंटेन रेंज की तरह इतना छोटा छोट नोट्स एकदम बिल्कुल बनाना है आपको इस तरह से, है ना। इस तरह से आपको बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनसीईआरटी 8th की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के साथ मिलेंगे आप। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।